नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव जीतने के बाद सियासी दलों को अपने वायदों से मुकरने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलों को झूठे वादे करने से रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करेगी। वोट के लिए तमाम जो लोग हैं वो झूठे वादे करते हैं। वोट के लिए चुनाव में झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और ऐसे में इस याचिका पर कई राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में इन पार्टियों द्वारा मुफ्त बिजली, लैपटॉप, स्मार्टफोन, समाजवादी पेंशन योजना, पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह भत्ते का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये वादा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, इसीलिए ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। लेकिन इन वादों के पक्ष में एक दलील ये भी दी गई है कि चुनावी वादे दरअसल किसी भी राजनीतिक दल की विकास को लेकर सोच और दृष्टिकोण की एक झलक है। साथ ही इन्हें समाज की आर्थिक, सामाजिक तौर पर पिछड़े तबकों के लिए जरूरी बताया गया। लेकिन बहुत से लोग इसे टैक्स पेयर मनी के मिस यूज के तौर पर भी देखते हैं और इसे मुफ्तखोरी की आदत मानते हैं। चुनावी वादों की इस बहस के साथ ही एक और भी दिलचस्प पहलू ये है कि क्या चुनावी राज्य के पास इन वादों को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद है या महज जुमलेबाजी ही इसे कही जा सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकारी खजाने पर नगद और मुफ्त उपहार देने के वादों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि मुफ्त और नगद उपहारों का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव से पहले सार्वजनिक धन के उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की अदालत से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और हमने मांग किया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है, ये ब्राइबरी है, ये घूस है। इसको बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पार्टियों की मान्यता रद्द करे जो इस तरीके की वादा करती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों का इलेक्शन सिंबल सीज करे। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस तरह के चुनावी वायदों का बजट राज्य के नियमित बजट से ज्यादा होता है। हालांकि अदालत ने कहा कि ये भ्रष्ट प्रथा नहीं है, लेकिन ये एक असमान खेल का मैदान बनाता है। इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अदालत ने जवाब तलब किया है। यहाँ वायदों पर होने वाले खर्च को लेकर अदालत की टिप्पणी अहम है। अगर 5 चुनावी राज्यों पर कर्ज की पड़ताल की जाए तो काफी दिलचस्प बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश पर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख करोड़ का कर्ज है, तो पंजाब पर करीब 2,60,000 करोड़ के कर्ज का बोझ है। उत्तराखंड 75,000 करोड़ के ऋण के बोझ से दबा हुआ है। गोवा पर 25,765 करोड़ और मणिपुर 12,334 करोड़ रुपए बतौर कर्ज ले चुका है। जाहिर है कि चुनावी वायदे पूरे करने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक कर्ज लेना मजबूरी है। पंजाब में 70% आबादी को 300 यूनिट मुफ्त देने के मायने हैं कि राज्य सरकार पर 12,000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ। वहीं महिलाओं की योजना पर 25,000 करोड़ का खर्च आएगा। किसान कर्ज माफी की बात की जाए तो पंजाब सरकार पिछला वादा पूरा नहीं कर पाई। इस वक्त पंजाब के किसानों पर करीब 90,000 करोड़ का कर्ज लदा है। यूपी तो पहले से ही 6 लाख करोड़ के कर्ज से दबा है। राज्य के संसाधनों से मिलने वाले राजस्व के मुकाबले खर्च ज्यादा होने से सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता है। जाहिर है ऐसे में सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में चुनावी वायदों को जुमला करार देकर राजनीतिक दल बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीति के व्यवसाय बनने की वजह से ठेके, लाइसेंस, परमिट और निजीकरण में राजनीतिक दलों की खासी दिलचस्पी नजर आती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय संपदा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर निजी कॉर्पोरेट को कई सालों के लिए लीज पर देकर निजी और पार्टी के स्तर पर लाभ कमाने की मंशा की वजह से राजनीतिक दल ऐसे चुनावी वायदे करते हैं और बोझ होते होते ये हालत हो गई है कि विकास योजनाओं के बजाय राजनीतिक दल लाभार्थियों को नकदी देने की हिमायती हो गए हैं। बहाना भ्रष्टाचार रोकना है, लेकिन नकदी देने के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। फिर भी मुफ्त और नकद सौगातों को सियासी दल गेम चेंजर के रूप में देखते हैं।
समझा जा रहा है कि 2014 के बाद से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजनाओं का खासा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी सीधे सीधे लाभार्थियों को अपना पक्का वोट बैंक मानती है। नकदी के अलावा मुफ्त की सौगात ज्यादा लुभावनी नजर आती है, क्योंकि जनता उन पर अपना हक नहीं समझती। मसलन बसों में महिलाओं को फ्री सवारी, फ्री इंटरनेट, स्कूटी, स्मार्टफोन, लैपटॉप। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 68 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटती नजर आई। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इसी राह पर चल निकले हैं। ये अलग बात है कि चुनाव से काफी पहले योजनाओं की किश्तें रोककर ऐन चुनाव के वक्त जारी कर जनता को मालामाल होने का एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में राज्यों में विपक्षी सरकारें केंद्र के असहयोग की शिकायत करती है, तो जीएसटी के भुगतान में देरी के पीछे भी भेदभाव की शिकायतें सामने आती है। ऐसे में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल इनके मुफ्त के वादों को जीत का अचूक रामबाण मानती है। चुनावी फायदे के लिए बड़े वर्ग समूह को फायदा देना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होती है, ताकि अपना एक वोट बैंक तैयार कर सके। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपना वोट बैंक बनाया और दोबारा दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुई। अब दूसरे राजनीतिक दल भी सियासत के इस मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा में केजरीवाल ने अपनी योजनाओं को मुनाफे का सौदा बताया। हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल अपने इन्हीं वादों की वजह से पंजाब और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। लेकिन जहां पर टैक्स पेयर इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हैं, तो वहीं बहुत से अर्थशास्त्री इसे गलत भी नहीं मानते। ये चुनावी वायदे हैं और ये भी बताते हैं कि किस वर्ग के मतदाता विकास के लाभ से किस हद तक वंचित है। दरअसल भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास है। ऐसे में वंचितों की संख्या ज्यादा होने के कारण योजनाएं भी उनके ही कल्याण के नाम पर बनाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनावी वायदे किसके कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं? राजनीतिक दलों के कल्याण के लिए या फिर जनता जनार्दन के कल्याण के लिए? अंशुमन त्रिपाठी, APN। जी हाँ, तो चुनाव जीतने के बाद सियासी दलों को अपने वायदों से मुकरने से रोकने के लिए कोई कानून तो नहीं है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलों को झूठे वायदे करने से रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करेगी। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि इसकी याचिका में क्या है और क्यों आखिर राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। क्या वाकई उन वायदों को पूरा किया जाता है जो कि चुनाव से पहले जनता से किए जाते हैं, और क्या जनता उनकी वायदों पर विश्वास कर सकती है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। साथ ही हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ हैं, लीडर है BSP के। साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रदीप शर्मा जी आपसे ही है। प्रदीप जी, सबसे पहले तफसील से बताइए कि इस याचिका में क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, और इसकी नौबत क्यों है? नेहा जी, ये याचिका एक अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, PIL के माध्यम से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और इस माध्यम से अश्वनी उपाध्याय इसके पेटिशनर है। इसका टाइटल है अश्वनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस PIL के माध्यम से एक आम जनता का जो कंसर्न है, क्योंकि बेसिकली जब भी पैसा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिसेस कर और वो देती हैं, वोटर्स को एंटाइज करती हैं, एक तरह से उनको लुभाती हैं, वो पैसा एक्सचेकर का हार्ड अर्न मनी है जो बाय वे ऑफ टैक्स जो लोग अपना पे करते हैं, और अल्टीमेटली जब आप पे करते हैं तो उसी का बेनिफिट आप ऐसी जनता को दे देते हैं जो शायद उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करती है। किसी को किसी भी तरीके का कोई फायदा हो, इससे किसी का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट कंसर्न जो मेन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर अपना उल्लू सीधा करती है एक तरह से, सीट के ऊपर विराजमान होने के लिए।
अगर आपको भला ही करना है तो आप मुद्दों की लड़ाई कीजिए और ऐसे प्रोमिसेस कीजिए जिसको कि आप कर सकते हैं, जिसको जो सभी के लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है मैं प्रदीप कहना जी, चाहूंगा- ऐसे में इस याचिका में कई राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया गया, उस बारे में बताएं। सॉरी, मैं कई राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया गया है इस याचिका में, इस बारे में बताएं थोड़ा सा। नेहा जी, पक्षकार इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको कि हम दिल्ली में बैठे हैं, इंडिया की कैपिटल में बैठे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर पानी और बिजली फ्री मुफ्त दी है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अब ये जो पैसा अगर हम किसी अच्छे कार्य के लिए, प्रगति के लिए लगाते जो हर आदमी के लिए बेनिफिशियल होता, ठीक था। लेकिन आप एंटाइज कर रहे हैं लोगों को बाय वे ऑफ मेकिंग प्रोमिसेस। आपको ये भी नहीं पता आज के दिन में कि आप कल को सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप एंटाइसिंग तो कर रहे हैं ना, उनको किसी भी तरह का लालच तो दे रहे हैं ना। ये मेरे हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें ये कहा था कि हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ लॉ हैं जो अगर उनको देखा जाए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो झूठे वादे करते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोमिसेस जो किए जाते हैं वो सारे के सारे फुलफिल नहीं होते। ठीक है सर, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। रमन मलिक जी, क्या वाकई आपको लगता है कि एक कानून की जरूरत है? तमाम बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो नतीजा सिफर ही रहता है। वो वायदे और दावे जुमलेबाजी समझकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आगे बढ़ती रहती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन उन वादों को भूल जाती हैं। क्या लगता है आपको एक कानून होना चाहिए? देखिए, ये बहुत पेचीदा विषय है। इसके अंदर एक चीज को ये मानना चाहिए कि सबसे पहले तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स एक विषय वो आता है इसमें। दूसरा विषय इसके अंदर आता है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के बाद पॉलिटिक्स का जो करप्शन उसके अंदर आती है वो। तीसरा विषय जो सबसे बड़ा आता है कि डिफरेंशिएशन बिटवीन अ पॉलिसी एंड एन एंटाइसमेंट। ये बड़े विषय हैं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए और एंटाइसमेंट क्या है। इसके लिए ये विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं इसमें सभी चीजों को सम्मिलित करूंगा। जब ये बोला जाता है कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार एक विशेष वर्ग का है, तो क्या वो पॉलिसी हो सकती है एक सेकुलर देश की, या वो एंटाइसमेंट है? क्या ये कहना कि मंदिर हम नहीं बनाएंगे लेकिन हज हाउस बनवाएंगे, क्या ये पॉलिसी है एक सेकुलर देश की, या ये एक लेट्स से एंटाइसमेंट है या अपीजमेंट? आप एक केस तो डाल सकते हैं किसी पार्क के ऊपर, एक पार्क बनाने के ऊपर आप केस डाल सकते हैं, वो चल सकता है, उसका करप्शन हो सकता है, सब के ऊपर बात करी जा सकती है। लेकिन क्या इस पे बात करी जा सकती है और इस पे करनी चाहिए कि ये बोला जाए कि जी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धर्मांतरण के ऊपर ज्यादा परवाह नहीं करेंगे, या जिस प्रकार से और दिए गए। अब मैं बात करता हूं अगले पक्ष की। क्या आप जो ये फ्रीबीज देने की बात कर रहे हैं वो, और ये एक बौद्धिक चर्चा है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं, तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को कल को ये अगर कह दें तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इस प्रकार के वादे करे तो कम से कम ये भी बता दे कि किस प्रकार से वो अपने आप को इस बजटरी एलोकेशन को कहां से पूरा करेगी और कहां से का रेवेन्यू आएगा। मेरे को ये लगता है कि बहुत वैलिड पॉइंट जो है इस याचिका में उठाया गया है, और कहीं ना कहीं ये सामने आना पड़ेगा कि आप इसके खर्चों को पूरा कैसे करेंगे। दूसरी चीज, आप अपनी स्टेट का बजट कैसे बनाएंगे। ठीक है सर, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ मैं आपके पास। कुंतल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी रमन मलिक जी ने किया
कि अगर आप वायदे और दावे कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम इन वायदों को पूरा करेंगे, जनता का ये जो वायदा हमने किया वो पूरा करेंगे, तो क्या एक इसका यही तोड़ है कि ये बताया जाए कि आप इन वायदों को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए धनराशि कहां से आएगी, कैसे आपके पास बजट होगा, कैसे उसे पूरा किया जाएगा? क्या इसका एकमात्र यही तोड़ है क्या? नेहा जी, आज हम जिस वक्त इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की 2-3 टिप्पणियां इस पे आई हैं। एक तो जनहित याचिका पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया और साथ में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, आज ये मुद्दा कितने नाजुक दौर में पहुंच गया है। भारत के प्रधानमंत्री की पद पे बैठा हुआ इंसान, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान एक वायदा करता है इस देश की जनता से चुनाव के समय और उस वायदे पे कुछ नहीं होता है, और उसके बाद भारत के गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान, जो व्यक्ति भारत का गृह मंत्री है, वो कहता है कि चुनावी जुमला था, चुनाव में ऐसे वायदे किए जाते हैं, वोट मिल गया, बात खत्म। जब बात यहां तक आ जाती है नेहा जी, देखिए इलेक्ट्रॉल प्रोसेस में चुनाव में घोषणा पत्र की, मलिक साहब आप बोल सकते हैं, ठीक है रमन जी, मैं देती हूँ आपको बात। आप मेरी बात सुने नेहा जी, आप उन्हें कहें मेरी बात सुने, मैंने उनकी बात। रमन जी आपको पूरा मौका मिला है, फिर मैं मौका दूंगी, रखिएगा अपनी बात। अब क्या है कि इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो होता है, इलेक्ट्रोल प्रोसेस में घोषणा पत्र किया जाता है, वायदा किया जाता है। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, इलेक्शन के घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होती है। बोल्ड प्रॉमिसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस। नहीं, वो कह रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसको भी क्लियर कर दीजिए ना, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको भी क्लियर कर दीजिए। जल्दी से बात रखिए, उसके बाद मुझे आगे मैंने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, क्या बात कह रही हैं आप? और हमारे मित्र को ये बातें नहीं पता है तो उन्हें कहिए कि वो अपने तथ्यों को पहले अच्छे से जान ले। दूसरी बात, रमन जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि काला धन वापस आएगा तो 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में होंगे। प्रधानमंत्री ने ये कभी सारी दुनिया झूठ बोल रही है, आप सिर्फ सच बोल रहे हैं। आप अपने तथ्यों को जाने पहले। दूसरी बात नेहा जी, एक सेक्युलर देश में, एक देश जिसका संविधान कहता है कि वो देश सेक्युलर है, वहाँ पे किसी पार्टी के द्वारा ये कहे जाना कि एक वर्ग विशेष से वोटिंग का राइट छीन लेना चाहिए, ये तो अपने आप में देशद्रोह का मुकदमा बनाता है। ठीक है सतीश जी, क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि एक कानून ऐसा बने, क्योंकि जुमलेबाजी की बातें बहुत होती है, वायदों की बातें बहुत होती है, बहुत तमाम दावे कर दिए जाते हैं, जी हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उससे पहले फ्री के जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी फ्री में ही राशन दे देंगे, फ्री में स्कूटी दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फ्री की सियासत है, जो जुमलेबाजी है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, क्या वाकई एक वक्त आ गया है कि अब एक ऐसा कानून बने कि अगर आप सत्ता में आते हैं और उसके बाद अगर ये वायदे पूरे नहीं होते तो जनता आपके खिलाफ आवाज उठा सकती है, कोर्ट तक जा सकती है? नहीं, देखिए नेहा जी, भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान ये कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की आपको परिकल्पना है। तो सरकार, देखिए फ्री शब्द को लेकर के मैं थोड़ा सा आपत्ति रखूंगा, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का चंदा नहीं है। ये चुनावी चंदे से लोक कल्याणकारी योजना नहीं चलती। और भारत का संविधान भी ये करता है कि कोई भी सरकार है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जनमानस के जीवन में अगर कोई मूलभूत आवश्यकताओं की कोई चीजें हैं तो उनकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अश्वनी उपाध्याय जी बीजेपी के लीडर है और कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे मुद्दे को लेकर के कि ये फ्री की बातें नहीं होगी, लैपटॉप नहीं दिया जाएगा या ये चीज नहीं दी जाएगी या बिजली का बिल फ्री नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि बीजेपी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है। एक बात, लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी ने ये बात नहीं कही है। यदि 15 लाख की बात छोड़िए, अभी वो मलिक साहब बड़े नाराज हो गए थे, तो 3 करोड़ रोजगार देने की तो बात हुई थी ना, यही बीजेपी ने कहा था ना। और दूसरी बात, देखिए कानून क्या बनना चाहिए? कानून ये भी बनना चाहिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी जो सरकार चलाने वाली दल है, उसको चुनाव से 6 महीने पहले सरकारी धन का दुरुपयोग करके
राज्यों का चुनाव का प्रचार नहीं किया जा सकता। यही उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, तमाम राज्यों में बीजेपी ने यही किया है और यही बीजेपी आज नैतिकता की बात करती है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया प्रधानमंत्री एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है, एक गरिमापूर्ण पद है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठ करके आप भारतीय संविधान को अगर नकारेंगे, जब प्रधानमंत्री राहत कोष ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके बावजूद आप एक ऐसा पीएम केयर फंड के नाम पर आप लोगों से पैसा जुटाते हैं और उसके खर्च का लेखा जोखा इस देश की जनता के सामने आज तक भी चलिए ठीक है रमन जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी सतीश प्रकाश जी कर रहे थे, कह रहे थे कि 15 लाख का तो छोड़िए, 3 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था उसका तो बताइए, क्या वो वादा भी नहीं किया क्या मोदी जी ने? 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का, 2 करोड़ नौकरियों को पैदा करने का बिल्कुल वादा था और उस वायदे के ऊपर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और चल रहे हैं और उसका परिणाम भी देश देख रहा है। रिकॉर्ड जीएसटी ऐसे ही नहीं आती, रिकॉर्ड पीएमआई इंडेक्स जो बढ़ रहा है वो भी ऐसे नहीं आता। इतने बड़े कोरोना काल के बाद भी जो वी शेप रिकवरी है उसको ये पी शेप करके बात करते हैं तो कई लोगों को शौक होते रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन अभी सतीश जी ने बहुत अच्छी बात करी और उस विषय को मैं जरूर सुनना चाहूंगा, वो थी पीएम केयर की। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का जो मेंबर हैं उनके बोर्ड में है, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री का पद है, मंत्रियों का पद है, ना कि व्यक्ति है। क्या सतीश जी को ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो पहले नेहरू जी ने बनाया था उसमें टाटा सन्स की एक जगह थी, एक डालमिया की जगह थी और एक मेंबर जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है उसको रखा गया। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसी प्राइवेट पर्सन जो कि पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हो उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में होने की क्या जरूरत है या क्या किस हैसियत से आ रहा है? और ये कांग्रेस को या कुछ लोगों को जलन इसी से हुई क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछ के खर्चा होना ये इस देश की कोई लाइबिलिटी नहीं है साहब कि आपसे पूछ के होगा क्योंकि आप कांग्रेस हैं। आप कांग्रेस हैं, कहीं जगह आप शून्य हैं और कहीं शून्य की तरफ भाग रहे हैं। तो ये चीज समझने की अनिवार्यता है। दूसरा विषय जो आप बार बार उठा रहे हैं और मैं उसकी तरफ आपको लेकर जाता हूं, वो ये है मैम कि आप ये बोलते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। मैं आज ये पूछता हूं कि देश के संविधान निर्माताओं ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, पंडित नेहरू हो, इन सभी ने क्या बोला था? इस देश के अंदर सामान्यता लाने में हमको 10 साल लगेंगे। बोला था या नहीं बोला था? उसी लिए रिजर्वेशन बना था। क्या ये काम 70 साल में पूरा हुआ? आज भी उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वादा करा हुआ, संविधान के निर्माताओं द्वारा करा हुआ वादा उसके बाद बैठे लोगों ने पूरा नहीं करा। उसके अलावा सन 70 में एक नारा दिया जाता है कि गरीबी हटाओ, ये भाषण दिया गया था और आज भी कांग्रेस उसी को लकीर पीट रही है कि गरीबी हटाओ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जहां जहां इनकी सरकार आई वहां इन्होंने कर दिया। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, पूरा पॉइंट ये आता है वो बोले छन्नी तो बोले छाछ भी बोले जिसमें 72 छेद। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, ये कह रहे हैं कि 70 सालों में अगर वायदे पूरे किए गए होते तो आज ये हालात नहीं होते। क्या वाकई आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और आप लोगों ने भी बहुत वायदे, बहुत दावे किए, लेकिन क्या वो पूरे हुए क्या उन तमाम सालों में जब आपकी सरकार रही? नेहा जी, अगर हमने वायदे पूरे नहीं किए होते तो 7 साल से लगातार ये देश बेच रहे हैं और अभी भी बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। समानता की बात हमारे ही उन वायदों को पूरे करने का नतीजा है कि इनके माननीय यशस्वी और पता नहीं कौन कौन से तेजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम घूम करके सिर्फ इस देश को बेचने की बात कर रहे हैं और आज भी बेच ही रहे हैं। दूसरी बात मैं कह देता हूँ कि प्रधानमंत्री केयर फंड में इस देश के नागरिक का पैसा गया है और इस देश के नागरिक को पूरा हक है ये पूछने के लिए कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। क्या वो पैसा 6 करोड़ की कार खरीदने पे खर्च हुआ या हेलो ट्रम्प पे चीयर लीडर्स पे खर्च हुआ या ओरिजिनली वो
कोविड में जिन लोगों की जानें गई हैं या जिन लोगों को जरूरत थी उन लोगों पे खर्च हुआ, ये बात इस देश के नागरिक को पूछने का पूरा हक है। इस बात को नहीं भूलें कि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वो इस देश के लिए लायबल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी जब कोई बात कहता है तो उस बात की गरिमा होती है, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पद होता है। फ्री के वायदे किए जा रहे हैं कि जी हम सत्ता में आ गए तो हम स्कूटी दे देंगे, छात्राओं की पढ़ाई मुफ्त करा देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। सर इसकी क्या जरूरत है? क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि जब तक हम फ्री के वायदे नहीं करेंगे तब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम सत्ता में नहीं आएंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे? क्या ये सोच है क्या राजनीतिक? नेहा जी देखिए नेहा जी, क्या है नेहा जी कि चुनाव में एक मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा, आपकी अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया जो है, भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य है, यानी वेलफेयर स्टेट। स्टेट दो तरीके के होते हैं, फुल स्टेट और वेलफेयर स्टेट। हमारा जो भारत है उसको वेलफेयर स्टेट बनाया गया था। वो बात अलग है कि आज की सरकार इसको एक पुलिस स्टेट की तरफ ले जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मारने की कोशिश हो रही है। पर आज तक ये भारत जो है वो कल्याणकारी देश ही है। तो कल्याणकारी देश में चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव में मैनिफेस्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैनिफेस्टो होता है कि हम सरकार में आए तो हम किस तरह के कल्याणकारी कार्य करें। पर नेहा जी, ये जो याचिका है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ एक सराहनीय कदम है, बशर्ते ये याचिका एक नागरिक की तरह की जाने वाली याचिका होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह की जाने वाली याचिका नहीं। ठीक है सतीश जी, मैनिफेस्टो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या उसे पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं होता है क्या? आपने जो दावे और वायदे किए उसे पूरा कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं होता? नहीं, देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए चुनाव आयोग क्या इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहेगा। लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का कुछ दुर्भाग्य भी है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी सत्ता में रहा हो इस देश में, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, कोई भी सरकार जो 5 साल की सरकार है, अगर अपने घोषणा पत्र को अक्षरशः अगर उसका पालन कर लेते, उसका इम्प्लीमेंट कर लेते, तो भारत में ना बेरोजगारी होती, भारत में ना भूखमरी होती, भारत में ये हालात पैदा नहीं होते कि एक व्यक्ति, देखिए भारत में 2 तरह का राज्य निर्माण कर रहे हैं। एक तरफ अधिकतर आबादी वो है कि जिसके पास 2 रोटी नहीं है, उसको 2 रोटी की चिंता है। लेकिन भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जिसको 2 रोटी पचाने की चिंता है। आप ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को आगे बढ़ाता है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं तो घोषणा पत्र में जो जो बातें आपने शामिल की है, अगर उनको राज्यकारी कर सकता है, लेकिन ये होने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए ये तमाम चीजें हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हो सकता है कि इसका विरोध हो, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है, तमाम दलों के पास ये अधिकार है। और ये फ्री वाली बात को लेकर के मैं इसमें थोड़ा सा नहीं चाहता, क्योंकि आप देखिए ये सरकार का पैसा नहीं, है। ये फ्री की रेवड़ियां बांटकर क्या राजनीतिक पार्टियां क्या आप उसको 2 किलो 5 किलो 4 किलो अगर अनाज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो। देखिए कोई भी व्यक्ति आज केंद्र सरकार क्या कह रही है कि भारत की 80% आबादी सरकार द्वारा दिए गए अन्य को आजादी है, नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्या फ्री की रेवड़ियां बांटकर मुफ्तखोरी की आदत कहीं ना कहीं लोगों की बनाई जा रही है? रमन जी, ये भी है निकल के सामने आई है कि क्या ये मुफ्तखोरी की आदत डालने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि हर कोई मुफ्त की बात कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि जी हमारी सरकार आ गई तो मुफ्त में दे देंगे। आप लोगों ने मुफ्त में बहुत बांटने की कोशिश की, या फिर अभी भी जो दावे किए जा रहे हैं मुफ्त के ही किए जा रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं बिजली मुफ्त दे देंगे, पानी भी मुफ्त दे देंगे, तमाम चीजें मुफ्त दे देंगे। सर क्यों आखिर ये नौबत आ रही है? क्या राजनीतिक पार्टियां और जो हैं वो मुफ्तखोरी कर रही है, या फिर मुफ्तखोरी के वायदे कर रही है, या मुफ्त देने के वायदे कर रही है, इसलिए आप लोग इस चीज पे उतर आए हैं? या फिर आप लोगों को भी लगता है कि इसके बिना तो दोबारा सत्ता में आना बहुत मुश्किल है? देखिए नेहा जी, इसका जवाब दूं उससे पहले मैं इनको 2-3 चीजें याद करा दूं कि जो आपने बनाया उसके कारण हम जी रहे हैं, जो आपने बनाया उसके कारण भारत आज जीवित है। इस भ्रांति से, इस मिथ्या से और इस नशे से बाहर कांग्रेस निकल आए तो उसके लिए अच्छा होगा, कुछ कर पाएगी।
अगर आपने सब कुछ कर दिया था तो भारत में आज भी इतने लोगों के पास घर क्यों नहीं है? करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है। वो घर प्रधानमंत्री कोष में से बन रहे हैं और बाकायदा डिलीवरी हो रही है। राशन नहीं देते थे, राशन की दलाली करते थे, वो भूल गए। आप ये भूल गए कि शौचालय नहीं थे, आप ये भूल गए कि बैंक अकाउंट नहीं थे, आप ये भूल गए कि स्वामित्व नहीं था, नौकरी भी नहीं थी सर, नौकरी कितनी दी आपने? और जहां तक बीएसपी के मेरे मित्र हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर 5 साल की बात वो करते हैं और अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो क्या कुमारी मायावती जो हैं उनके ऊपर आरोप लगे वो अलग विषय है, लेकिन क्या उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पूरा करा या नहीं करा? तो ये बातें जो है ना, जब कर रहे होते हैं तो दोनों चीजों को देख के सवाल पूछने चाहिए। अब आ जाता हूँ आपके सवाल के ऊपर। अगर आप ये बोलते हैं कि ये सरकार फ्रीबी दे रही है, हमने क्या फ्रीबी दिया? हमने बोला हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। क्यों देने की जरूरत पड़ी? क्यों सरकार ये नहीं कर पाई यूपी के अंदर जो पहले की सरकारें थी कि वो किसानी को इस लेवल पे पहुंचा दें कि वहां फायदा होता है? ये आज कांग्रेस के मित्र बड़े जोर शोर से बोल रहे हैं कि वो समय भूल गए कि हर साल 30,000 35,000 लोग इनके राज्यों के अंदर, इनके जब सरकार थी तब 35,000 किसान हर साल आत्महत्या करता था। बेटियां आत्महत्या करती थी, माँ बाप आत्महत्या करते थे। और ये आज पाक बढ़ाने पर अब रुक गया सर, अब रुक गया है क्या? बहुत कम हो गया है और बहुत कम होता जा रहा है। अब बेरोजगार कर रहे हैं सर। क्या चीज? अब तो बेरोजगार कर रहे हैं ना। हम तो इनको बेरोजगार कर रहे हैं, जो बिना नीति के राजनीति करते हैं उनको बेरोजगार करते हैं। इनसे अगर इनके और इनके नेताओं को ये पूछ लीजिए कि राज करने की नीति क्या है, तो वो बोलेंगे राम राम जपना और सबका माल अपना। वो जो स्कूल का टीचर था, मास्टर था, उसके बेटे ने आलीशान मकान बना ये जो आप किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं रमन जी, पूरी पुश्तों से राजनीति कर रही नेहरू गांधी परिवार। रमन जी, आप किसानों को मुफ्त बिजली सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सवाल आपसे ही है। अगर आप किसानों को मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसानों को जरूरत है, उनके उद्धार के लिए ये बिजली मुफ्त देने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 5 साल पहले कर देते। 5 साल में तो उनका बहुत विकास हो जाता। देखिए, किसानी के विषय में हमने निरंतर सुधार करे हैं और उन सुधारों की एक प्रक्रिया है। क्या ये परपेचुअली फ्री है? नहीं। आज के समय के अंदर जब इनपुट कॉस्ट वैश्विक विषयों की वजह से बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनपुट कॉस्ट हो, या वो एक्सपोर्ट के लिए आउटपुट कॉस्ट हो, ये सारी बढ़ती जा रही है। और उसको देखते हुए कई बारी सरकारों को टाइम बाउंड पीरियड के लिए होना चाहिए, तो कंफर्ट फैक्टर होता है। जैसे कि हमने यूरिया में पैसे बढ़ाए सब्सिडी के, हमने क्यों बढ़ाए? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया। अब इतनी समझ अगर हो कांग्रेस को या दूसरों को, तो वो लॉजिकल डिबेट करेंगी। अगर सारे ही पप्पू भर जाएंगे इकट्ठे होके, तो यही होगा। आप बोलेंगे। ठीक है कुंतल जी, रखिए अपनी बात। नेहा जी, किसानों की चिंता तो इनको इतनी ही है कि पूरे देश का किसान कितने दिनों तक सड़क पे रहा, 1 साल तक सड़क पे रहा, और के प्रधानमंत्री को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि किसानों को जाके मिल सके, जबकि बामुश्किल 10 किलोमीटर था प्रधानमंत्री का आवास। दूसरा, इनके अपने गृह राज्य मंत्री के लड़के ने तो किसान के ऊपर गाड़ी चला करके उसकी हत्या कर दी। यही तो है इनके किसानों की चिंता। अब बात आती है मुद्दे की। ये मैंने अभी आपके सामने कहा है। तीसरी बात, एक मैं और बात याद दिलाना चाहता हूँ, मुद्दे पे आ जाइए सर, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे पे कि इस तरह की डिबेट में मैं अपने भाजपा के साथी को कह दूंगा, कहना चाहता हूँ कि ये 1947 से निकले, अब 2022 आ गया है, अपने किए हुए बातों की चर्चा किया करें। वैसे इनके पास अपने किए हुए सतीश जी, आप लोगों पे भी आरोप लग रहे हैं कि मायावती की सरकार थी तो क्या मैनिफेस्टो पूरा कर दिया था? क्या वायदे तो बहुत किए गए थे, क्या धरातल पे उतरे वो वायदे? सतीश जी, मैं सवाल नहीं पूछा। आप लोगों पे भी आरोप लग रहे हैं। रमन जी कह रहे हैं बीएसपी की सरकार जब थी, जो मैनिफेस्टो था वो कौन सा पूरा हुआ था, जो ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, रमन जी बड़े भाई हैं हमारे, शायद उनको ये बात मालूम नहीं है कि बहुजन समाज
कभी भी मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। 1984 से जब से बहुजन समाज पार्टी राजनीति में है, बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो नहीं जारी करती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्य का सत्ता में आने के बाद अपने कार्य का लेखा जोखा पेश करती है। और रमन जी देखिए, 2007 में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आई तो हमने कभी नहीं कहा था कि हम गन्ने के किसानों का गन्ना का मूल्य दुगना करेंगे। 125 रुपये तो गन्ने का रेट था। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के रेट को 125 रुपये से लेकर के सीधा 250 रुपये कुंटल बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कहा। हमने कहीं नहीं कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। 6.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी नौकरी दी। और सरकारी नौकरी कैसे दी है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक ही विभाग, अगर पुलिस का विभाग आप देखेंगे, 2,04,000 पद बहुजन समाज पार्टी ने पद क्रिएट किए। गांव के अंदर 1,10,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए। और यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जो एयरक्राफ्ट एक्सप्रेस में बना रही थी। ठीक है रमन जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। ठीक है यही बहुजन समाज पार्टी थी। ठीक है सर, लेखा जोखा आप पेश कर चुके हैं ना, आपको बताते रहते हैं आप लोग, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया। रमन जी जल्दी से बात रखिए अपनी। सतीश जी को तो मैं इतना याद दिला दूं कि 2004 से 2017 में आरटीआई कर लीजिए कि कितनी नौकरियां दी गई हैं। शायद आपको ये संज्ञान ना हो कि इन 5 सालों में सरकारी नौकरियां 2004 से 17 मिला लिया जाए तो जितनी नौकरियां दी होंगी उससे ज्यादा अभी दे दी गई हैं। 5 लाख से ऊपर दी गई हैं। आपका 6 लाख का फिगर गलत है। दूसरी चीज, जहां तक विकास की बात है, जहां तक काम की बात है, वो हमने काम करके दिया है, सुरक्षा दी है और तभी जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा नहीं लड़ रही है। भाजपा तो सिर्फ मखौटा है। जनता जो है चुनाव इसीलिए वोट करता की जनता है। और आज ये एक सर आपने 5 साल में जो काम किया है, मेरा सीधा उसका जवाब नहीं दे रहे ना आप लोग। बता रहा हूँ रमन जी तो 5 साल में काम किया है, उसकी बदौलत आप चुनाव में वोट मांगे ना। 2022 में क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? 2022 में जगह पे मेडिकल कॉलेज जो बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ चालू हैं, ये अब जाके क्यों हुआ? उसके अलावा अब एक चीज पूछता हूँ, सब चीजें ठीक है रमन जी आपके पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे क्या उत्तर प्रदेश में? कारखाना वो बंद क्यों हुआ? रमन जी आपके पहले बाबा के पहले मेडिकल कॉलेज और कारखाने नहीं थे क्या? जो कमला नेहरू को तो याद कर सकते हैं, लेकिन अरे रमन जी आप अपनी एक बात बताएं। तो फिर सर आप अपने काम की बदौलत वोट मांगे ना। ये मुफ्त में बिजली, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये तमाम तरह के वायदे करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्यों आखिर ये वायदे किए जा रहे हैं कि अगर हम फिर से सत्ता में आए तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे? मुफ्त में देने की क्यों नौबत आ रही है? बताइए ना, हमने तो 5 सालों में इतना काम किया है, इन्हीं विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ये नौबत विपक्षी पार्टियां करें सर, ये सब तो समझ आता है कि उन्हें सत्ता पर काबिज होना है, इसलिए कर रहे हैं। आपके पास तो रिपोर्ट कार्ड है। नेहा जी हमने क्या बोला? हम बेटियों को दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए सर? बेटियों को तो दीजिए, लेकिन सबसे पहले रोजगार तो दीजिए। क्या उनको रोजगार की जरूरत नहीं है? अगर उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी तो उनका रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, स्किल भी बढ़ेगा, वो स्वामित्व की तरफ भी जाएंगी, वो इनोवेशन की तरफ भी जाएंगी, वो स्टार्टअप की तरफ भी जाएंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज अगर यूपी का होलिस्टिक विकास की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो उससे उन लोगों को दिक्कत होती है, उन लोगों को दिक्कत होती है जो पूरे समय तो ये बोलते हैं हम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते हुए आलीशान महल में पहुंच जाते हैं। हम जनता की सेवा करते हैं लेकिन उनके पास बड़े बड़ी गाड़ियां पहुंच जाती हैं। जो जन सेवक एक्चुअल होगा उसका हालत ये होगा कि वो अपने बिजनेस के लिए उसके पास समय नहीं होगा। तो अगर समय ही नहीं होगा बिजनेस के लिए तो करेगा क्या? और अगर खाता नहीं होगा तो वो कहां से ये सारा सामान ले आएगा? 8 लाख रुपए की साइकिल, 12 लाख रुपए की साइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है। अभी आपने रमन मलिक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो लड़कियों के विकास के लिए, हम छात्राओं के विकास के लिए अगर मुफ्त में लैपटॉप या स्मार्टफोन भी दे रहे हैं तो उनके विकास के लिए दे रहे हैं, तो बाकी सब क्या विकास नहीं चाहते हैं क्या? या फिर बाकी सब भी क्या अच्छी मंशा से ये फ्री की राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? इनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अभी पॉलिटिकल और सेंटिमेंटल बातें नहीं करना चाहता, वरना हाथरस हमने देखा है, उन्नाव हम जानते हैं और ऐसी तमाम घटनाएं हम जानते हैं। जहां तक रही इस विषय की बात,
तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दिशा में एक अच्छा कदम है, पर ये कदम पार्टी पॉलिटिक्स की तरह नहीं उठना चाहिए। ये इस कदम का, इस इनिशिएटिव का पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि याचिकाकर्ता अगर भारत के नागरिक की तरह उन्होंने याचिका दर्ज की है तब तो ठीक है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह अगर इस याचिका को लिया जाएगा तो फिर ये मुश्किल है। तो फिर ये याचिका और ये सोच दोनों उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाएगी जहां ये जाना चाहिए। ठीक है सतीश प्रकाश जी, क्या ये जो अभी हालात है प्रदेश के, क्या ये नहीं बताते हैं कि फ्री की राजनीति अगर और ज्यादा बढ़ी तो ये जो राजस्व में घाटा फिलहाल देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये और ज्यादा बढ़ सकता है? और इसका सीधा सीधा नुकसान किसे है? टैक्स पेयर कहते हैं कि हम तो जी टैक्स भरते हैं लेकिन फायदा किसी और को मिल जाता है, तो क्या ये उनके साथ सीधे तौर पर छलावा नहीं है क्या? सतीश जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी। देखिए नेहा जी, मेरा कहना ये है कि देखिए ये कहना बड़ा आसान है कि सरकार जो है टैक्स पेयर के पैसे को जो है गरीबों के ऊपर लिटा रही है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस देश में अभी भी बेरोजगारी की जो दर है या बेरोजगारी जो है, जो आप कमाई, जो आमदनी की जो बात करते हैं, है ना, जितना व्यक्ति काम करता है उससे कम पैसा दे रहे हैं ना। और दूसरी बात, यही वो वर्ग है कि जो भारत की इकोनॉमी को सबल करने में कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही वो लोग हैं कि अगर वो सड़क नहीं बनाएंगे, आप अमेरिका की बात करते हैं ना, अगर अमेरिका का पैटर्न आप तय करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को उसकी शिक्षा के अनुसार उसको काम दीजिए ना। आप शिक्षा के अनुसार आप काम नहीं दे पा रहे, आप जो बेरोजगार है उसको काम नहीं दे पा रहे, महंगाई आपकी चरम पे है, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसी देश के अंदर 50,000 करोड़ रुपए जो तथाकथित 3 या 4 रोजगार दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हो, लेकिन हम लैपटॉप और स्मार्टफोन जरूर दे रहे हैं। नहीं, देखिए मैं इस बात को थोड़ा ठीक नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि सरकारों का काम है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर पैसा खर्च करें। एक व्यक्ति को आप लैपटॉप नहीं दीजिए, उसको काम दीजिए, उसको नौकरी दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको बेहतर शिक्षा दीजिए। और अगर आपको लोगों ने, देखिए मैं ये कहता हूं कि गांव के अंदर अभी 2017 से पहले तमाम सरकारें रही, गांव के अंदर 200-300 रुपए का बिल आता है, बिल आता था। आज उन गांव के अंदर 1,000-1,500 रुपए का बिल आ रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिजली की कीमत है, इसमें कहीं कोई तो राय नहीं है, लेकिन गांव में जो व्यक्ति रह रहा है जिसके पास रोजगार नहीं है, मनरेगा के तहत आप रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा के तहत कितने रुपए का रोजगार दे रहे हैं आप रोज का, ये भी तो तय करना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी। जी ठीक है रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि मौजूदा वक्त में भी जो उत्तर प्रदेश का राजस्व घाटा है वो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ्री के जो वायदे हैं, क्या ये वाकई जायज है? क्या जनता इस पर विश्वास करे क्या? देखिए बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, जो कि आंकड़े खुद बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का टैक्स इनपुट भी बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर इकोनॉमी भी बढ़ी है, इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा है। अभी शर्मा जी कुछ बात बोल रहे थे, मैं उसका जवाब दे दूं कि शर्मा जी बात यहाँ पे आती है कि जब आप बात कर रहे हों तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप बात करते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही, तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो ये काम कैसे हो जाते सारे? दूसरी चीज, क्या हमारा फाइनेंशियल हालात इस प्रकार से भाजपा के रूल स्टेट के हैं, जैसे कि आप पंजाब में देखें कि 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती। आपने बात बिजली की छेड़ी, बहुत अच्छी करी। आज तक बिजली कंपनियां जिस हिसाब से चलाई जाती थी वो प्रदेश सरकार के अकाउंट्स में घाटा नहीं दिखाते थे, अपने अकाउंट में घाटा दिखा देते थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस दिखा देते थे, वो दिखा देते थे, और एंड में वो कस्टमर को ही महंगी बिजली जाती रहती थी। जितनी आप बिजली यूज कर रहे हैं, अगर आपको उतने का बिल देना पड़े, वो तो आपको, जो हम टैक्सिंग लोग हैं उनको तो ठीक लगता है, तो सारे जो कंज्यूमर हैं अगर वो अपना जितनी खपत है उतनी ही देने लग जाए बिजली, तो बिजली कंपनियों का घाटा नहीं होगा। 26,000 30,000 करोड़ का घाटा लेकर बैठी हुई थी ये कंपनी। तो क्या यही व्यवस्था चलनी चाहिए कि कहीं का उठाया और कहीं डाल दिया और घपले चलते थे, या ये होना चाहिए कि न्याय संगत तरीके में जो कंज्यूम कर रहा है वो उसके पैसे दे, वो यूज करे, जो सब्सिडी आ रही है उसको भी कंज्यूम करे, जहां सब्सिडी नहीं है उसको वो वैसा रहे। तो अगर न्याय संगत तरीके से भारत चलता है तो उसमें आपको परेशानी क्यों है किसी को भी?
ठीक है, ठीक है। बहुत देर से कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से बात रखिए अपने। भाजपा के मेरे साथी शायद उनको इनकी सरकार और नागपुर ने ठीक से जानकारी नहीं भेजी है। इन्हें आप बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का 6,000 करोड़ का कर्जा है, 6,000 करोड़ का। ये बहुत होता है। इन्हें बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार कितने कर्जे में है, और ये भी बताएं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जीडीपी कितनी है। इसीलिए मेरा इनसे निवेदन है, कृपया जीडीपी रेशो में हम बिल्कुल सेफ हैं अभी। लेकिन वो कह रहे हैं 6,000 करोड़ का जो घाटा है उसे आप कैसे देखेंगे? जो कर्जा है इसे कैसे देखेंगे आप सर? और ये जो फ्री के वायदे हैं इसे कैसे पूरे करेंगे? इसका भी तो लेखा जोखा जनता को देना होगा ना। प्रदेश के अंदर और इंडस्ट्री इलाके, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे लग रहे हैं? 5 साल में करोड़ से ऊपर के जो अखिलेश यादव कहते हैं तमाम MOU तो साइन किए, लेकिन दिखाई नहीं कैसे आया? अगर एक और झूठा वायदा इनका इनसे पूछे, अभी उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया तो वो क्या दिखाता है? वो यही दिखाता है कि काम होगा और काम से पैसा कमाएगी सरकार और वहाँ देगी। तो अगर पहले कमाएगी फिर देगी, अभी मौजूदा वक्त में जो कर्जा है उसे उतारेगी। इकोनॉमी ऐसे ही ये भी बताया करिए ना कि अगर हमारा कर्जा उतरेगा तो फिर हम इन वायदों को पूरा करेंगे। के पास जनहितकारी कार्य करने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के रास्ते पे आप चले, आपका टैक्सेशन कलेक्शन बढ़ता है और आप जन कल्याण नेहा जी मैं अपने मित्र को बेसिक और कोई रास्ता अगर हो तो आप इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करें। आप मुझे ये इनसे पूछ के बताएं कि कितनी इंडस्ट्रीज को इन्होंने रिवाइव किया है जो नई इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं। और बेसिक इकोनॉमी की थ्योरी जान लें, कर्ज की भी एक लिमिट होती है, उस कर्ज के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। शायद आपको ये भी समझने वाली बात है। क्या इससे पहले की सरकारों में कर्ज नहीं था? क्या इससे पहले की सरकारों में कर्ज नहीं था? तब भी कर्ज सरकार की बात नहीं है। इतना ज्यादा नहीं था, सत्य है। ठीक है, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे, बार राहुल गांधी मत बन के बैठ जाया करिए। प्रदीप जी, क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों के जो वायदे हैं उन पर लगाम लगाया जाए? ठीक है सर, मैं आती हूँ। प्रदीप जी डिबेट करनी अच्छी लगती है, राहुल गांधी से नहीं, आप समझदार आदमी। ठीक है प्रदीप जी, क्या वाकई ये वक्त आ गया है कि एक ऐसा कानून बने जिससे कि राजनीतिक पार्टी जो दावे और वायदे करते हैं उसका लेखा जोखा भी पेश किया जाए कि आखिर ये वायदे कैसे पूरे होंगे, कितना इसमें खर्च आएगा और कहाँ से वो पैसा आएगा? पॉलिटिकल डेकोरम अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह के डिबेट में मत आया करें। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं, हाजी पॉलिटिकल डेकोरम होती है डिबेट की, और इस तरह की चीजों के लिए इन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। पॉलिटिकल डेकोरम जिन लोगों को नहीं पता हो उन लोगों को पब्लिक डिबेट राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता दिखाओगे तो राहुल गांधी के लाओगे, उसमें क्या? राहुल गांधी पे डिबेट नहीं हो रही है ना सर, मुद्दे पे रहिए। प्रदीप जी को बोलने दीजिए। जितने भी इलेक्शन या जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, ये जो भी नया इलेक्शन होता है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से होता है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में धारा 123 सब सेक्शन 1 में बिल्कुल क्लियर एक बात लिखी हुई है कि कोई भी आदमी, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी पार्टी किसी भी तरह का अगर पॉकेट का, फ्री का कुछ अगर देगा तो वो एक क्राइम है। मेरा सबमिशन एक छोटा सा यही है, और एक मेरी जो कहना है इस बारे में वो ये है कि जब एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर क्लियरली एक सेक्शन मेंशन है तो दो लोग इसमें अपने आप को इन्वॉल्व पाए जाएं, उनका वो अगर निर्वाचित भी हो जाएं और अगर वो वादे झूठे कर रहे हैं तो फ्री का कुछ देने का कह रहे हैं, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 130 को अगर आप साफ लिखा हुआ है तो उनका नामांकन भी क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए? अगर जब एक डर पैदा होगा, बिल्कुल, और डर पैदा होगा तो फिर अपने आप स्थिति सुधरती चली जाएगी। बिल्कुल डर पैदा करने की जरूरत है सर, बहुत सही आपने बात कही है। और जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठता है कि क्या मुफ्तखोरी करने से या फिर मुफ्त की चीजें बांटने से, मुफ्त का कहीं ना कहीं वायदे करने से और उनको ये कहते हुए कि अगर हमारी सरकार आएगी इसे पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा करने से क्या देश का, क्या राज्य का विकास हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।